आज हम स्कूल का वो बस्ता खोलने जा रहे हैं जिसको आज तक न वालिदैन ने खोला और न बच्चों ने। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उस पे पाकिस्तान में शायद बहुत ही कम बात हुई है। We'll be discussing what Constitution has to say about education, कि प्राइवेट एजुकेशन और वैसे ही एजुकेशन के हवाले से इस मुल्क में चल क्या रहा है। There are few things। मैंने बचपन से ही एक चीज़ सुनी कि तालीम हर मसले का हल है। खाना पीना बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, उसी तरह तालीम भी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। और that our Constitution says about education। पाकिस्तान में रहने वाला हर बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल तक है, तो इस उम्र तक सरकार को मुफ्त तालीम मुहैया करनी है इस मुल्क में रहने वाले हर बच्चे को। एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जिन ममालिक ने, जिन कौमों ने तरक्की की, उसकी तरक्की का राज अच्छी तालीम थी। ये एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन अपने शहरियों को मुहैया करे, सो दैट वो ज़हनी तौर पे इतने काबिल बन सकें कि वो समाज में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें। Does Constitution say anything about the quality of education? और सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स दे देने से मेरे ख्याल से तालीम मुहैया करने का एसेंस पूरा नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। सरमायादारों का भी इसमें कोई किरदार है कि क्या वो जानबूझ के चाहते हैं कि गवर्नमेंट में इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड ना की जाए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो उनकी दुकान भी बंद हो सकती है। अगर एक इदारा काम कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करेगा। और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ख़राब होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग प्राइवेट स्कूल्स का रुख करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हम स्कूल का वो बस्ता खोलने जा रहे हैं जिसको आज तक न वालिदैन ने खोला और न बच्चों ने। We'll be discussing what Constitution has to say about education, स्कूल फ़ीस की, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल फ़ीस बढ़ा देते हैं उसके बारे में क्या कवानीन हैं, what are the authorities who look after the affairs of private schools. Today we have a very special guest here, Advocate Amjad Ali Shar. He is Advocate High Court and practicing all over the country, and बहुत ही नामवर शख्सियत हैं in terms of filing constitution petitions और इंसानी हुकूक के बारे में इन्होंने के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। Mr. Amjad Ali Shar, welcome to this podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उस पे पाकिस्तान में शायद बहुत ही कम बात हुई है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पे बात की जाए और लोगों को आगाही मुहैया की जाए कि प्राइवेट एजुकेशन और वैसे ही एजुकेशन के हवाले से इस मुल्क में चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच अमजद अली शर साहब। देयर आर फ्यू थिंग्स। मैंने बचपन से ही एक चीज़ सुनी कि तालीम हर मसले का हल है। जिन ममालिक ने तरक्की की है आज तक, इट्स ऑल अबाउट हाउ दे स्पेंट या हाउ दे वर फोकस्ड ऑन गिविंग क्वालिटी एजुकेशन to the children of that state. पाकिस्तान में भी इसी तरह, is there something that constitution has to say about education? जी बिल्कुल। हमारा आइन तालीम को बुनियादी हक़ के तौर पे देखता है, और आइन के आर्टिकल 25A में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल तक है, तो इस उम्र तक सरकार को मुफ्त तालीम मुहैया करनी है इस मुल्क में रहने वाले हर बच्चे को। एंड ये गालिबन पहली क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक एक टेन्योर बनता है। तो बिल्कुल ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के शहरियों को मुफ्त तालीम मुहैया करे। ओके अमजद साहब, बचपन से ही एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जिन ममालिक ने, जिन कौमों ने तरक्की की, उसकी तरक्की का राज अच्छी तालीम थी। तो इसी सिलसिले में, इज़ देयर समथिंग दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट एजुकेशन? जी बिल्कुल। देखें, तालीम तो एक मेरे ख्याल से जिस तरह खाना पीना बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, उसी तरह तालीम भी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। और दुनिया में जो तरक्की, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी हो, कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी आप कह लें, जो भी हम देख रहे हैं वो तालीम की बुनियाद पर ही खड़ा है। तो उसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 5 साल से 16 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करनी है सरकार ने। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है
कि वो फ्री एजुकेशन अपने शहरियों को मुहैया करे, सो दैट वो ज़हनी तौर पे इतने काबिल बन सकें कि वो समाज में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ओके, सिंस आपने ही अभी एक चीज़ मेंशन की, द एज गैप, द बिटवीन 5 to 16, क्या आप ये वजाहत कर सकते हैं कि इस एज गैप में कौन से क्लासेस कवर्ड हैं? देखें, इसमें गालिबन 5 से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 5 से अक्सर बच्चों की तालीम शुरू होती है, 5 साल की उम्र से, और 16 साल तक मैट्रिक। सिंस जैसे आपने मुझे अभी अभी इस बात का जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का एज अ फंडामेंटल राइट प्रॉमिस करती है कि जी 5 to 16 ईयर्स ऑफ एज एजुकेशन फराहम की जाएगी, डज कॉन्स्टिट्यूशन से एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? वेल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्वालिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली कुछ कहा नहीं गया। वहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ एजुकेशन और प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। एंड इसका शायद इसी का ड्रॉबैक है जो हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान भी एक वेलफेयर स्टेट है और हम इसी चीज़ का नारा भी लगाते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ वेलफेयर स्टेट, डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर जहाँ बात एजुकेशन की है तो क्वालिटी शुड गो अलोंग? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एजुकेशन की क्वालिटी और मयार उस तरह का नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर सके तो वो किसी काम की नहीं है। और सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स दे देने से मेरे ख़्याल से तालीम मुहैया करने का एसेंस पूरा नहीं होता। अगर आप कुछ दे ही रहे हैं, अगर आईनी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पूरी कर रही है तो उसको इस तरह से करना चाहिए कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा समाज में एक मस्बत किरदार भी अदा कर सके। बिल्कुल ऐसा है। क्या आपको नहीं लगता कि सच प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन उसको हैम्पर करने के लिए सरमायादारों का भी इसमें कोई किरदार है कि क्या वो जानबूझ के चाहते हैं कि गवर्नमेंट में इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड ना की जाए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो उनकी दुकान भी बंद हो सकती है? ये तो मैं समझता हूँ कि ये बात सच है। ये बात सच इस तरह से भी है क्योंकि इसको अगर आप ग्लोबल व्यू से देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर सरमायादारी पे हम बात करें तो पूरी दुनिया में चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो और कोई भी सेक्टर हो, उसमें गवर्नमेंट के इदारों के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चलता है जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस। और अनफॉर्चुनेटली उनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। तो हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि अगर एक इदारा काम कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करेगा। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब वो किस तरह से वहाँ से अपना इंटरेस्ट गेन करते हैं वो एक अलग डिबेटेबल बात है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ख़राब होना, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ख़राब होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग प्राइवेट स्कूल्स का रुख करें। इसी के साथ साथ चलूँगा, सिंस लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है और मेरा अपना इस पे एक मानना है कि रादर देन हम 100 साल 200 साल मुग़लों की हिस्ट्री बच्चों को रटवाएं और करिकुलम में हमारी वो चीज़ हो और इंटरमीडिएट या बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी उसी तरह के सवाल पूछे जाएं, इससे बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रॉमिस किए गए हैं एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को, उनको पढ़ाना और समझाना चाहिए ताकि ज़िंदगी गुजारने में या अपने राइट्स के बारे में आगाही हम सबको हो। What do you have to say about that? मैं समझता हूँ कि इंसान को समाज के लिए बेहतर बनने के लिए अपने हुकूक़ की आगाही होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी यंग जनरेशन को हम शेप नहीं करेंगे, उनकी जहन साजी नहीं करेंगे और वो बिल्कुल ही अनइन्फॉर्म्ड निकलेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस से, तो जब वो अपनी अडल्ट लाइफ में जाएंगे और जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है, जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंशिया है, जो पाकिस्तान की विजडम को जिसने लेके चलना है, तो उनकी भी क्वालिटी वही होगी जो हमारे सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे की है। मैं किसी को
मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, मेरा इरादा बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कोई डिफरेंस क्रिएट करूं कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई बहुत ही आला दर्जे के स्टूडेंट्स निकलते हैं और सरकारी स्कूलों से बहुत ही कम दर्जे के लोग निकलते हैं, या उनका जहन वैसा नहीं होता। लेकिन ये बात एक सच है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो भी खेप वहाँ से निकलती है वो इतनी काबिल नहीं होती। रेयर केसेस होते हैं जिनमें उन शागिर्दों की अपनी मेहनत होती है, वो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे समाज की वो हालत है जो हम आज देख रहे हैं। जब आपके पास लीगली इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स नहीं होंगे तो वो जब इनजस्टिस होगी तो उस पर कोई बात नहीं करेगा, अपने राइट के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, और इदारे जब नाइंसाफ़ी करेंगे तो उनसे सवाल कौन करेगा? अगर हमें हकूक़ का पता ही नहीं है तो हम नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त करते रहेंगे, और इस तरह से जो नाइंसाफ़ी करने वाले हैं उनको इनकरेजमेंट मिलती है। और ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि 70 साल से एक सूरत या दूसरी सूरत में चलता ही आ रहा है। ओके अमजद साहब, again since after 18th amendment education has become a provincial subject, तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है कुछ इदारे बने, और कुछ एक तो सबसे ज़्यादा द मोस्ट प्रोमिनेंट इन इट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध। और जितने रूल्स को हमने पढ़ा उसमें यही है कि मैक्सिमम फ़ी हाइक पर सेशन is the 5% that is allowed, but in practice अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल इसको कोई तरीके से समझता है, या मे बी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस कानून को टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड के ज़िम्मे में देखते हैं, और दे नेवर केयर अबाउट दैट, और वो बच्चों के हाथ में फ़ी वाउचर्स थमा देते हैं विद 15%, 20%, 30% इंक्रीज़ के साथ। इस चीज़ पे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, या कानून इस चीज़ पे क्या कहता है? देखिए, कानून तो इससे बहुत ही वाज़ेह है कि 5% से ज़्यादा फ़ीस आप नहीं बढ़ा सकते, एंड दैट टू विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्कूल्स को मॉनिटर करती है और उनकी इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन को वो डील करती है। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्समेंट कानून की हमारे मुल्क में बहुत ही वीक है, और वजूहात तो उसकी बहुत सारी होंगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फ़ीस के कानून को क्यों नहीं सीरियसली लिया जाता, वो इसलिए नहीं लिया जाता कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसके पीछे उसके साथ साथ एक फ़ोर्स चलती है, जिसको जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी या उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हम सोसाइटी में देखते हैं उसमें कानून को बाईपास करने के आपके पास बहुत तरीके हैं। ऑल्दो मैं इस चीज़ को जितने शदीद अल्फाज में मजम्मत हो सकती है मैं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि यहाँ पे अगर कोई कानून बना हुआ है तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं विथ सर्टेन मीन्स, एंड इंक्रीजिंग फीस बियॉन्ड द लीगल कैप जो उस पर कानून ने लगाया है, कानून को बाईपास करने के मुतरादिफ है। और सवाल हमने उस इदारे से करना है जिसका ये काम है कि ये ना हो, वो क्यों खामोश है? जब स्कूल्स एवरी ईयर वो फ़ीस इंक्रीज़ करते हैं बाय 20%, 25%, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उससे ज़्यादा, तो सवाल उस इदारे पे बनता है, उस इदारे के जो ऑफिसर्स हैं, सवाल उन पे बनता है कि वो क्यों खामोश हैं। इदारे के ऑफिसर्स से तो या इदारों से तो हम सबको बहुत शिकायत हैं। वीक इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज़ वी आर एक्सीलेंट लॉ मेकर्स बट वी आर poorest, we are very poor in terms of implementation of the law. स्कूल ने फ़ीस बढ़ा दी 15%, 20%, 30%, whatever it may be. एक आम वालदैन के पास what right do parents have in such circumstances?
देखिए, कानूनी तौर पर तो एक बहुत बड़ी रेमेडी ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज इट रिलेट्स टू योर फंडामेंटल राइट्स। एक पेरेंट जिसकी जो औलाद है वो एक स्कूल में पढ़ रही है और एजुकेशन उसकी बुनियादी हुकूक में से है, और अगर फ़ीस इतनी बढ़ाई जाए कि वो उस शख्स के मीन्स से, उसके रिसोर्सेज से ही बाहर चली जाए, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल दैट रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, ख्वाह वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, डजेंट मैटर। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर हम नाइंसाफ़ी को अपने ऊपर, जिस तरह रात को बंदा इतने सारे टेंशन्स होते हैं जहन में लेकिन अपने ऊपर कंबल चढ़ा के सो जाता है, तो अगर हम नाइंसाफ़ी होते हुए देखें और अपने ऊपर कंबल चढ़ा के सो जाएं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इफ़ एनीथिंग लाइक दैट हैपन्स, आपको एक अच्छे वकील के साथ रुजू करना चाहिए, और अगर आप वकील से रुजू नहीं करना चाहते हो, आप इन पर्सन कोर्ट में पिटिशन फाइल करें, उन मुंसलिक इदारों को कंप्लेंट्स फाइल करें, लेकिन फ़ाइट बैक करें, खामोश ना रहें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। बाकी कानूनी रेमेडी जो है वो मैंने आपको बता दी। मैं देख रहा हूँ कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें मैं ही बता दूँ। मुझे याद आ रहा है हमने साथ मिल के एक केस किया था, उसके बारे में आप कुछ बताएं, वो भी तो फ़ीस रेस के हवाले से ही था। जी बिल्कुल। वो भी 2022 की आई बिलीव बात है। एंड वन फाइन डे एक मोहतरम हमारे ऑफिस में जब दाखिल हुए तो ही वॉज़ वेरी वरीड एंड ही हैड फ्यू फी वाउचर्स इन हिज हैंड, और वो परेशान थे, और परेशानी की जब वजह पूछी तो उन्होंने मेरे सामने वो फ़ी वाउचर्स रख दिए। बहुत ही नामवर स्कूल है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, बट वो उनका साहब का यही कहना था कि जी मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और मेरे साथ ये इशू है कि मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और आफ्टर द सेशन जो कि हमारा अगस्त में नॉर्मली शुरू होता है, मेरे पास ये फ़ी वाउचर्स आ गए हैं जिसमें 37% इंक्रीज़ एक बच्चे का हुआ है एंड दूसरे बच्चे का ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 50%, और मैं तो ये पे नहीं कर सकता, एंड what remedy do I have? तो we had taken that case on pro bono basis, और again before continuing with the story further, मैं आम पब्लिक को भी ये मैसेज दूंगा, at any point of time अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है इन दिस इंस्टेंट सर्कमस्टांस, फ़ी के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, या किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन के हवाले से, दे कैन ऑलवेज़ अप्रोच टू आवर ऑफिस एंड वी आर हेयर टू प्रोवाइड प्रो बोनो सर्विसेज ऑन दैट मैटर। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने भी फिर कानून की किताबों को रुजू किया और पहुँच गए सिंध हाई कोर्ट में सीपी फाइल करने। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे चीफ जस्टिस के सामने ये पिटिशन कॉल हुई व्हेन वी वर कॉल्ड। इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर। जब ये मौजू डिस्क्लोज़ किया गया तो ना सिर्फ बिकॉज इट वाज डबल डीबी डिविजनल बेंच थी, सो चीफ जस्टिस साहब ने उस चीज़ को बहुत सराहा एंड इंस्टेंटली नोटिस कर दिया अदर साइड को एंड कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी। रिज़ल्ट क्या होना था? रिज़ल्ट वही हुआ कि जी ऑलरेडी स्कूल ने उस पेरेंट को अप्रोच किया एंड 50% फ़ी वेवर दे दिया टिल द टाइम उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ें। तो दैट पिटिशनर, उन्होंने फिर वो पिटिशन ही वापस ले ली। हमने बहुत उनको समझाने की कोशिश की कि जी इट्स नॉट जस्ट योर फाइट, और आज इस पे ऑर्डर होगा तो सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, सबका इस चीज़ पे असर होगा, सब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आई बिलीव उनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे, बिकॉज ऑफ दैट ही विड्रू दैट पिटिशन। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैंने इस चीज़ पे काम किया, लेकिन इस चीज़ का अफसोस मुझे आज तक है कि पिटिशनर मस्ट हैव दोज गट्स कि वो उस पिटिशन को अगर फ़ाइल किया है तो फिर आगे ले के चलें। ये नहीं कि जहाँ हमारा मकसद पूरा हुआ, और ये अलमिया पूरी पाकिस्तानी आवाम का है कि जहाँ मकसद पूरा होता है हम थोड़ी सी लालच के ऊपर बिक जाते हैं,
वी विड्रॉ, वी स्टेप बैक, एंड इसी तरह ही है कि मेरा फ़ायदा हो गया, बाकी जो जिसको करना है वो खुद करे, मैंने सबका बेड़ा नहीं उठाया। आई थिंक उनको कहीं से कॉल भी रिसीव हुई थी। I think so. That's not Leave something it. that we should be discussing here. Again, so coming back to the things that we were discussing, Amjad Saab, there is one more thing. Since इसी हवाले से जिससे हमने बात की और हम दोनों का इसमें बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस रहा इस तरह की पिटिशन में, आपको क्या लगता है कि पब्लिक डरती क्यों है कंप्लेन फाइल करने से? बहुत ही अच्छा सवाल है। पब्लिक डरती इसलिए है क्योंकि अगेन कानून उनको प्रोटेक्शन नहीं देता से मुराद ये नहीं है कि कानून में मौजूद नहीं है कोई चीज़। अब मिसाल के तौर पे जब कोई पेरेंट कंप्लेंट करता है तो उनके साथ जो रवैया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रखते हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है और ख़तरनाक भी है किसी पेरेंट के लिए। अब हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब एक पेरेंट ने किसी ऐसे मसले पे, फ़ीस के मसले पे या स्कूल में हुई किसी भी किस्म के इंसिडेंट पे जब कंप्लेंट की और उसको परसू करने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो ये किया गया कि उनके बच्चों को उस स्कूल से निकाला गया और उनको सर्टिफिकेट्स के लिए इतना परेशान किया कि आखिर में थक हार कर उन्होंने मजबूरी के हालत में उनको अपनी कंप्लेंट्स वापस लेनी पड़ी। तो पेरेंट्स की डरने की सबसे बड़ी वजह उनके बच्चों का फ्यूचर है, क्योंकि वो स्टेक पे होता है। और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे मुल्क में एक इंडस्ट्री के तौर पे काम करते हैं। तो पेरेंट्स आर इन मोस्ट केसेस पेरेंट्स आर हैरेस्ड और उनके जो बच्चों का फ्यूचर है वो स्टेक पे आ जाता है व्हेन दे ट्राई टू परसू सच कंप्लेंट्स। इस वजह से पेरेंट्स को बहुत ही डिस्करेजमेंट होती है, विच इज़ अ जेन्युइन थिंग, आई बिलीव विच इज़ अ जेन्युइन थिंग, क्योंकि अगेन ये ज़िम्मेदारी इदारों की है कि उनके साथ ऐसा ना हो। Since you discussed about the public fear, is it because of the private school associations जो बाद में एक गठबंधन बना लेती हैं कि जी वंस इस बच्चे को स्कूल से, क्योंकि बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकियाँ is the most common thing that parents face if they stand up and file such complaints. क्या कानून उन वालिदैन को भी कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल प्रोटेक्शन कानून इस पे तो आइन का आर्टिकल है, आई बिलीव, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन इट इज़ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बुनियाद पे किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भी इदारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन उस अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने में जितनी मेहनत लगती है, आई थिंक एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है उसको परसू करना। लेकिन हम अगर सारी परेशानियां हम डिस्कस भी कर लें तो भी ऑप्शन यही है कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ओके। नॉर्मली गुज़रते हुए अक्सर मैं देखता हूँ कि हर गली में एक स्कूल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो अब तो एक नया ट्रेंड है कि बेंगलोर में बन जाते हैं। अब बेंगलोर से भी होते होते मैंने देखा है कि कोई भी एक बिल्डिंग खड़ी हुई, नीचे उसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट्स या तो मर्ज कर दिए और उसमें स्कूल खोल दिया, या जो है एक फ़्लैट से बस वो एक बोर्ड लग गया, एडमिशन दाखिले जारी हैं। क्या इस चीज़ के लिए कोई इदारा एग्ज़िस्ट करता है या कोई इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सिंस एजुकेशन मैं समझता हूँ बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है, उसको बहुत थॉटफुल प्रोसेस से गुज़र के एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ मैं समझता हूँ देखना उस ये दोबारा करूँगा, आई विल डू इट अगैन। गुज़रते हुए अक्सर इलाकों से या कराची में तो सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में स्कूल है। और पहले तो चलो बड़े बड़े मैदानों से स्कूल छोटे होते होते बेंगलोर तक पहुँचे, और बेंगलोर से अब मैं अक्सर देखता हूँ कि वो उन्होंने फ़्लैट्स की शक्ल इख्तियार कर ली है। कोई सरकारी इदारा इस चीज़ को भी देखने के लिए है? कोई इसकी बेसिक मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल बनाने की, या जब किसी को भी समझ में आए वो फॉर बिज़नेस टर्म्स वो बोर्ड लगा लिया, दाखिले जारी हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है?
दिखने में तो यही आता है कि जब जिसका दिल किया वो बोर्ड लगा देता है और एक स्कूल स्टार्ट कर लेता है, लेकिन कानून में ये है कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उसका एक इदारा भी है जिसका ये काम है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे, और वो है डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है और विद दैट एप्लीकेशन यू हैव टू गिव प्रूफ कि आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हैं। उनमें उन रिक्वायरमेंट्स में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी है, उन रिक्वायरमेंट्स में बिल्डिंग की एरिया भी है और कंस्ट्रक्शन कितनी मजबूत और किस तरह की होनी चाहिए, स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, और साइंस लैब्स के हवाले से रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइब्रेरीज़ के हवाले से। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और वो लिस्ट इसलिए है क्योंकि ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स मेक श्योर कि एजुकेशन को अपने एसेंस में डिलीवर भी किया जा सके। स्कूल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बिल्डिंग खड़ी करके उसमें रूम्स बना के और स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह क्लासेस में ठूस के 1 घंटा उनको एक लेक्चर दें जो किसी को समझ में भी ना आए। स्कूल का मकसद ये नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिक्वायरमेंट में ये भी है कि 10% इनरोल्ड स्टूडेंट्स को हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने फ्री में एजुकेट करना है, लेकिन ये that's very nice. ना ये चीज़ फॉलो होती है, ना किसी को ये चीज़ पता है। तो रिक्वायरमेंट्स आर देयर, लेकिन बाईपास हो जाती हैं किसी वजूहात के बिना पे। फाइल का पेट भर के शायद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले मिल जाता है, ऐसा ही है। पर क्या इदारा इंस्पेक्शन भी नहीं करता? क्योंकि राइट्स तो हैं। बिल्कुल राइट्स हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी है ये, जो डायरेक्टरेट जिनका हमने अभी ज़िक्र किया उनकी ये ज़िम्मेदारी है। उनके पास एक इंस्पेक्शन कमेटी होती है जिसका काम ही ये है, जिनको सैलरी इस बात की मिलती है कि वो स्कूल्स में जाएं और हर स्कूल को ये देखें कि आया वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन वही बात जैसे आपने कहा कि कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जो फिर उन सारी रिक्वायरमेंट्स को भी बाईपास कर देती हैं, और ऑफिस में बैठे बैठे सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी स्कूल्स की तैयार हो जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फेयर एंड लेजिट ओनली इन द डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सो मच अमजद साहब, थैंक यू सो फॉर मच कमिंग हियर। और ये था जी आज का एपिसोड, जहां कानून पढ़ाया गया, समझाया गया, बट इम्प्लीमेंटेशन फिर भी एब्सेंट रही। उसी स्टूडेंट की तरह जो रोल कॉल के वक्त तो मौजूद होता है, लेकिन उसके बाद कहीं निकल जाता है। इसी सिलसिले में बतौर पेरेंट्स आपको अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन है या कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, तो वी आर ऑलवेज़ हेयर। आप हमेशा हमारे पास आके हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं, एंड वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। या किसी भी एक अच्छे लीगल काउंसिल से रब्ता करें। और इसी तरह बीइंग अ पेरेंट, अगर आपको अपने बच्चों के स्कूल से कोई शिकायत हैं और आपको लगता है कि उनके बारे में बात की जाए, तो डू शो अप। कतरा कतरा दरिया बनता है, हम सबको अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उस सिलसिले में आपको हमारी कोई मदद की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज़ अप्रोच आ गुड ऑफिस। इस सिलसिले में एजुकेशन के हवाले से आपके कोई भी मसाइल हैं किसी भी इदारे के ख़िलाफ़, यू कैन ऑलवेज़ अप्रोच अस, और उसके लिए दाखिले जारी हैं।